नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 5 मई 2021 के दैनिक क्विज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सेल्फ ड्राइविंग कार 4G की तुलना में 5G के कई संभावित लाभों में से एक है। दूसरा है, 4G के साथ विलंबता लेटेंसी कम हुई है, लेकिन 5G इसे लगभग शून्य कर देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई भी नहीं। आप उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं और इसका सही जवाब है सी, मतलब कि दोनों ही कथन यहां पर सही हैं। अब यह प्रश्न आपके सामने क्यों आया है? इसका कारण है ये समाचार। चाइना फर्म्स केप्ट आउट ऑफ 5G ट्रायल्स। भारत के अंदर में 5G नेटवर्क के ट्रायल की अनुमति दे दी गई है और इसके माध्यम से भारत के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रैफिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि इसके जो ये ट्रायल हैं वो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और जो सेमी अर्बन क्षेत्र है, मतलब कि ऐसे क्षेत्र ना तो अब पूरी तरीके से गांव रह गए और ना ही अभी शहर बन पाए हैं, मतलब संक्रमण की अवस्था में है, तो वहां पर ये ट्रायल्स जरूर करने होंगे। और ये ट्रायल कैसे होंगे स्टूडेंट्स? नॉन कॉमर्शियल, मतलब कि अभी राजस्व उत्पादन के संदर्भ में इनका महत्व नहीं होगा। अब जरा आप लोग इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम जब बात करते हैं 4G की, 5G की, हाई स्पीड इंटरनेट की, तो मैं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक के सेगमेंट में से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं और जो कई सारी शब्दावलियां चर्चा में रहती हैं वो शब्दावलियां भी महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में। इसके अलावा वोल्टे वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा आप जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उन पर, अनुप्रयोग वाले जो बिंदु हैं उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे प्रश्न में एक विषय आया था, एक शब्द आया था लेटेंसी। आप लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए। लेटेंसी दरअसल नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। डेटा जो होता है स्टूडेंट्स वो पैकेट के माध्यम से ट्रांसफर करता है एक नोड से दूसरे नोड तक। कह लीजिए, बहुत आसान भाषा में एकदम आ जाइए तो कह लीजिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, एक डिवाइस से, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक। अब होता क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा को जाने में समय लगता है। अब नेटवर्क की स्पीड यहीं पर देखी जाती है। जितना फास्ट नेटवर्क होगा, ये जो लेटेंसी होगी वो उतनी कम होगी। अब जरा अगर आप प्रश्न को देखें तो यहां पर क्या है, 4G के साथ विलंबता घटी थी 3G की तुलना में, लेकिन 5G में ये लगभग शून्य हो जाएगी। और जब डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, क्योंकि लेटेंसी घट रही है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी उनका भविष्य उज्जवल है। इनके संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। आशा करता हूं मैं आपको लेटेंसी समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ अन्य बिंदु देखते हैं। 5G जो है इसके माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मजबूत होगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? दरअसल इंटरनेट का प्रयोग करके दैनिक उपयोग के बहुत सारे काम को कर डालना। जैसे कि आप ऑफिस से निकले और वहां से निकलते ही आपने घर का एसी ऑन कर दिया, आप घर से निकले और बिजली बंद करना भूल गए, आप बाहर निकल गए लेकिन इंटरनेट से चीजें कनेक्टेड हैं, आपने घर की लाइट बंद कर दी। तो ये सब अनुप्रयोग हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। लो लेटेंसी की बात मैंने कर ही दी है आप लोगों से। तो ये सारे के सारे जो अनुप्रयोग हैं वो जीवन को और आसान बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा LTE और वोल्टे ये शब्द भी आपके सामने लगातार चर्चा में आते रहते हैं। हालांकि पुराने हो गए हैं लेकिन थोड़ा सा इन पर ध्यान देना आवश्यक है। LTE का अर्थ क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 3G के अंदर में
जब बदलाव किए गए उसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया तो एलटीई को लाया गया। और जब एलटीई के अंदर में और बदलाव किए गए, डेटा और वॉइस दोनों एक साथ ट्रेवल कर सकें, कि बात भी कर सकें, डेटा कम्युनिकेशन भी आपका बना रहे वहां पर, तब वोल्टे को लाया गया। मतलब कि क्या हुआ, 3G को और एडवांस किया गया तो LTE के तौर पे जाना गया, उसे कई जगहों पर 4G के रूप में भी कह देते हैं। इसको जब और एडवांस किया गया तब वोल्टे के रूप में हमारे सामने आया, और वोल्टे का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये कुछ मूलभूत शब्दावलियां हो गई, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है, मनरेगा मजदूरी की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक अर्थात सीपीआई एल के आधार पर की जाती है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 21 में 11 करोड़ लोगों को योजना के तहत कार्य का आवंटन किया गया था, जो कि 2006 में इसके क्रियान्वयन के बाद से उच्चतम था। अब जरा उत्तर की बात करें तो उत्तर है सी, मतलब कि दोनों ही सही हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रश्न क्यों आया आपके सामने, समाचार क्या है। 27 मिलियन हाउस होल्ड्स सीक वर्क अंडर मनरेगा इन अप्रैल। अब ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, जरा आप लोग सोचिए। दरअसल हमारे देश के अंदर में कोविड-19 महामारी की जो दूसरी लहर है उसमें बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। कई सारे क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लोगों का पलायन तेजी के साथ में फिर से बढ़ रहा है। हमने पिछले साल भी इस बात को देखा था कि किस प्रकार से जब लॉकडाउन लगा था तो मनरेगा के अंदर में काम चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी, और वही ट्रेंड हमें इस साल भी देखने को मिल रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं इस आंकड़े को। अब आइए जरा कुछ और बातें भी देखते हैं यहां पर। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई थी। दरअसल स्टूडेंट्स, एक होता है WPI और एक होता है CPI। हम यहां पर बात करेंगे CPI के विषय में, लेकिन थोड़ा सा WPI की बात भी कर लेंगे। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि जब बल्क में कोई सामान खरीदा जाता है, मंडियों वगैरह की जो हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से, तो वहां पर वस्तुओं के भाव अलग होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं बल्क में सामान खरीदेंगे थोड़ा सा भाव कम लगेगा। लेकिन जब एक कंज्यूमर उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने जाता है एंड प्रोडक्ट के रूप में, तब उसके स्तर पर जो कीमतें होती हैं वो अलग होती हैं। अब जो CPI है इसको 4 भागों में तोड़ा गया है। एक हिस्सा इसका है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। दूसरा है CPI एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, कृषि मजदूरों के लिए। तीसरा है CPI ग्रामीण मजदूरों के लिए, रूरल जो लेबरर हैं उनके लिए। और चौथा है CPI ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। ये जो शुरुआत के 3 CPI हैं, इनका जो मापन है वो करता है श्रम ब्यूरो, जो कि रोजगार मंत्रालय के साथ में संबंधित है। और जो चौथा वाला है, ये वाला CPI, इसका जो मापन है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वो संकलित करता है इस डेटा को। अगला विषय है मनरेगा का। मनरेगा काम के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम के रूप में लाया गया। शुरुआती नाम जो इसका है वो नरेगा था। 2010 में इसके नाम में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया और मनरेगा कर दिया गया। 2006 से इसने काम करना शुरू किया था, और इसमें जो है, जो काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अकुशल श्रम, ये कीवर्ड है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप लोग, इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। और कई सारे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जनजातीय इलाके हैं, वहां पर मनरेगा के तहत 150 दिनों को रोजगार देने का प्रावधान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है,
गुजराल सिद्धांत भारत के निकट पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन के लिए 7 सिद्धांतों का एक समूह है। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि फंसने वाली बात अगर होगी तो यहां पर हो सकती है। आगे देखते हैं। गुजराल सिद्धांत सहयोग, समझौता और पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये 3 शब्द विशेष रूप से यहां पर ध्यान देने वाले हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर उत्तर कौन सा सही है, तो इसका जवाब है कोई भी नहीं। मतलब कि ये हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहां पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये 7 नहीं है बल्कि 5 हैं। अब यहां पर देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। सहयोग तो आपको मिल जाएगा, समझौता शब्द भी सही लग रहा है। पारस्परिकता की बात करते हैं तो यहां पर पारस्परिकता की बात नहीं है बल्कि बात की गई है गैर पारस्परिकता की। अब ये पारस्परिकता और गैर पारस्परिकता क्या होता है, इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। पहले इससे संबंधित आप समाचार देख लीजिए। अ कोविड ब्लॉट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैनवास, कि ये जो वर्तमान कोविड महामारी है, जो इसकी दूसरी लहर आई है और उसको नियंत्रित करने में जिस प्रकार से हम असफल रहे हैं, इसने निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया है। उसके संबंध में यह एक बड़ा एडिटोरियल है द हिंदू के अंदर में। और अब जब विदेश नीति की बात है तो निश्चित रूप से गुजराल डॉक्ट्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। यहां पर जरा आइए देखते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर में मैंने अभी बताया कुल 5 सिद्धांत हैं और ये 1996 में उस समय के विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराल डॉक्ट्रिन हम लोग कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया में एक बड़े भाई के तरह कार्य करना चाहिए और सभी देशों को जो छोटे पड़ोसी हैं विशेष रूप से उनको एक तरफा रियायत दे। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं गैर पारस्परिकता या नॉन रेसिप्रोसिटी। तो नॉन रेसिप्रोसिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा शब्द है, कई सारे एडिटोरियल में आपके सामने आ सकता है तो पता होना चाहिए। इसका अर्थ यह हो गया कि पारस्परिक लाभ के बिना, मतलब कि हमने किसी देश को लाभ पहुंचाया तो हमें बदले में किसी लाभ की आशा नहीं है। और ये जो विचारधारा है ये देशों या संगठनों के माध्यम से प्रैक्टिस की जाती है, वहां पर ये चर्चा में आती है। तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखें, एक तरफा रियायत, तो आपको ध्यान में रहेगी ये बात। इसमें जो अन्य सिद्धांत हैं जैसे किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है, इसके अलावा दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ गतिविधियां नहीं चलाएगा, इसके अलावा जो भी विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, संप्रभुता अखंडता का सम्मान करेंगे, जरूरत के समय आर्थिक और श्रमिक रूप से मदद भी करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय महिला आयोग संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है एनसीडब्ल्यू में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 11 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा है एनसीडब्ल्यू के पास जेल और सुधार गृहों का निरीक्षण करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां रहने वाली महिलाओं का शोषण ना हो क्योंकि वे असुरक्षित होती हैं। अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो इनमें से सही कथन को ढूंढना है। भाषा के आधार पर तीसरा वाला कथन हमें निश्चित रूप से सही दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो विकल्प है केवल एक और दो, केवल 3, उपर्युक्त सभी। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं पहले वाले कथन के बारे में तो ये अनुच्छेद 350 से संबंधित नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अलग से अधिनियम लाया गया था। तो वास्तव में ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये एक वैधानिक संस्था हो जाती है क्योंकि इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो अपने आप यहां पर गलत हो जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को संवैधानिक संस्थाएं, इसके साथ में वैधानिक संस्थाएं, फिर गैर संवैधानिक गैर वैधानिक संस्थाएं समझाई हुई हैं, जरा उस पर भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। दूसरा वाला कथन है एनसीडब्ल्यू में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 11 अन्य सदस्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, लेकिन 11 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है और सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 3। आइए देखते हैं इससे संबंधित समाचार को। बंगाल विजिट स्टॉल्ड। दरअसल यहाँ पर घटनाक्रम क्या है? चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर में जो नंदीग्राम का क्षेत्र है, वहां पर ये सुनने में आया, सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे वीडियोस भी सामने आए और ये कहा गया कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने महिलाओं को पीटा है। राष्ट्रीय महिला आयोग है वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है, इस मामले की जांच करना चाहता है कि यहां पर जो दोषी लोग हैं, जिनके ऊपर अभी आरोप लगे हैं, लेकिन वहां पर अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और जो महिलाएं रही हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अब आइए कुछ अन्य बिंदु भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 350 बी की बात करते हैं, जिसका अभी जिक्र आया था प्रश्न में। दरअसल जो 350 बी है ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था स्टूडेंट्स। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इस संबंध में जो भाषाई अधिकारी हैं अल्पसंख्यकों के संदर्भ में उसको नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1992 में और इसका जो अधिनियम है वो लाया गया था 1990 में। ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि संसद के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। मुख्य रूप से संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और 1 सदस्य सचिव का प्रावधान है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान रखिए। अब हम पहुंच चुके हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों वाले खंड पर। आज का हमारा प्रश्न 2011 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। प्रश्न है नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? आसान सा प्रश्न है और ये इस बात को दिखाने के लिए है कि सिविल सेवा परीक्षा में सारे प्रश्न बहुत मुश्किल ही नहीं आते हैं, कई सारे प्रश्न बहुत आसान भी होते हैं जिन्हें आसानी से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। और इसका जवाब क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, मतलब मंदिरों को निर्माण करने की 3 मुख्य शैलियां हैं। आइए थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं इसके बारे में। नागर शैली की बात करें तो नगर शब्द से बना हुआ है क्योंकि सबसे पहले इनका जो निर्माण वगैरह है वो नगरों में आरंभ हुआ। अब ये जो शैली है इसके क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो ये हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसकी अगर पहचान की विशेषताओं की बात करें तो समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता, ये इसका एक मुख्य पहलू है। आगे बात करें द्रविड़ शैली की तो ये जो शैली है दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों में मुख्य रूप से। और इसकी पहचान विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के चारों तरफ एक चहार दीवारी देखने को मिलती है जिसे प्राकार कह देते हैं। प्रवेश द्वार, ये गोपुरम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, कीवर्ड्स में कई बार पूछ लेते हैं गोपुरम क्या होते हैं। तो द्रविड़ शैली के अंदर में जो मंदिर होते हैं उनके प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहते हैं। अब गर्भगृह जहां पर भगवान विराजमान होते हैं तो ये वर्गाकार या अष्टकोणीय होता है। फिर पिरामिड नुमा शिखर, ये एक अन्य विशेषता है इसकी। अभी मैं एक चित्र दिखाऊंगा आपको, वहां पर आप देखिएगा और स्पष्ट होगा। इसके अलावा गर्भगृह के आसपास छोटे छोटे मंडप देखने को मिलते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों की। अब आगे देखते हैं बेसर शैली को। बेसर का अर्थ ही होता है स्टूडेंट्स मिश्रित। अब यह किसका मिश्रण है? फिर नागर और द्राविड़ शैली का। और इसके जो मंदिर हैं वो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। इस शैली को चालुक्य शैली भी कह देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नागर शैली में कैसे जो इसका शिखर है वो एकदम सीधे ऊपर की तरफ लेकर के जाया गया है। द्रविड़ शैली की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो छत है उसमें नीचे चौड़ी ज्यादा है, ऊपर धीरे धीरे पतली होती गई है, आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से। ये एक किस्म से पिरामिड नुमा संरचना का निर्माण करती है।
और ये एकदम दूर की तरफ जो है गोपुरम प्रवेश द्वार हो जाता है और मंदिर के चारों तरफ जो है एक चहार दीवारी हमको देखने को मिलती है। वेसर शैली की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर में हमें मिश्रण दिखाई पड़ता है नागर शैली का और द्राविड़ शैली का, कि पिरामिड नुमा भी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं और समतल छतें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आज के प्रमुख तथ्य की बात करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की बात करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था। और ये जो संस्था है स्टूडेंट्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थान है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। पूरी दुनिया के अंदर में कौन सा देश हथियारों के ऊपर में कितना अधिक खर्चा कर रहा है, इसके ऊपर ये डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा को पब्लिश करता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे शोधकर्ता, मीडिया संस्थान ये सब लोग करते हैं। 1966 में स्टॉकहोम में इसको स्थापित किया गया था और दुनिया के सबसे सम्मानित थिंक टैंकों में से एक है। इसके अध्ययनों से हमें यह बात मालूम चलती है कि कौन सा देश सैन्य खर्च कितना अधिक कर रहा है, और फिर हम लोग इस बात को देखने का प्रयास करते हैं कि उस देश के अंदर में मानव विकास की स्थिति क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो देश सुरक्षा के ऊपर तो बहुत खर्चा कर रहा है लेकिन मानव विकास की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो अब यहां से फिर नीति निर्माण में बड़ी सारी मदद प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित समाचार को। समाचार है, इजिप्ट बाइज 30 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। इजिप्ट ने पहले भी फ्रांस के दासो एविएशन से राफेल जहाज खरीदे थे, अब इसने फिर से नए जहाजों का सौदा किया है। सिपरी की रिपोर्ट यहां पर यह बताती है कि पिछले कुछ सालों में जो मिस्र का सुरक्षा के ऊपर खर्चा है वो 136% तक बढ़ गया है और ये लगातार अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी और रूस से हथियार खरीद रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से प्राप्त होते रहेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।